आज हम आपको पर्सनल इंफॉर्मेशन क्वेश्चनेयर PIQ के बारे में बताएंगे। ये वो फॉर्म है जो फर्स्ट डे में आप SSB टेस्टिंग पे जाते हो और अगर आप अपनी स्क्रीनिंग निकाल लेते हो तो आपको PIQ फॉर्म भरना पड़ता है। इस फॉर्म को भरने से आपकी बेसिक जो इंफॉर्मेशन इंटरव्यूअर को चाहिए या साइकोलॉजिस्ट को चाहिए, इन केस उसको कोई डाउट है आपके पर्सनैलिटी पे, तो वो पता चलती है। तो याद रखिए, ये जो PIQ है ये आपका इंटरव्यूअर के पास जाता है मेनली, लेकिन इन एनी केस अगर साइकोलॉजिस्ट को देखना है तो वो देख सकता है। और लास्ट के दिन जब आपका कॉन्फ्रेंस होता है उसमें ये कोई भी चेक कर सकता है, कोई भी देख सकता है। तो इसमें वो सारी चीज लिखना जो आप पूरे टेस्टिंग में करने वाले हो, वो ही बताना जो आप ओरिजिनल हो। अगर आपको कुछ झूठ बोलना है, अगर आपको कुछ ऐसा आप सोच रहे हो कि मेरे पास कोई क्वालिटीज नहीं है, तो उसको डेवलप मत करो ऐसी स्टेज पे। SSB में धोखा मत दो किसी को, ओरिजिनल रहो। लेकिन अगर आपको यह लग रहा है कि मेरे पास तो कोई अचीवमेंट ही नहीं है, मैंने कोई गेम खेला ही नहीं है, तो मैं कैसे, तो गेम खेलना स्टार्ट कर दीजिए आज से और उस गेम के बारे में जानिए, उस गेम के बारे में इंटरेस्ट लीजिए और अपने PIQ में उसको मेंशन करिए कि हाँ, मैं ये गेम खेलना मैंने शुरू करा है, मुझे इंटरेस्ट है इस गेम के बारे में, मेरे को इसके बारे में नॉलेज है। बट ये नहीं कि आप कुछ भी लिख दे रहे हो, उसको पढ़ ले रहे हो और उसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है, दिखते शरीर से बिल्कुल स्पोर्ट्स हेल्दी हेल्दी पर्सन दिखते नहीं हो, कुछ भी लिख के आप अपना गेम बिगाड़ मत करिए। तो मैं आपको बताऊंगा PIQ में आपको लिखना क्या है, क्या क्या लिखना है। बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको बेसिक बताऊंगा क्या क्या लिखना है, ताकि आपको इसके लिए हेल्प मिले। ये PIQ में सबसे पहले होता है आपका सिलेक्शन बोर्ड, कहाँ पर आप गए हो, प्लेस, बैच नंबर, चेस्ट नंबर और रोल नंबर, जिस भी एंट्री पे आप गए हो, तो ये आपको बताना होता है। तो इसमें कोई कुछ अलग नहीं है, ये नॉर्मल है। आपका बैच नंबर आपको उधर से पता चल जाएगा, चेस्ट नंबर आप पहने होगे, सिलेक्शन प्लेस नंबर डाल दोगे। इसमें आपको कुछ याद नहीं करना, ये नहीं करना। ऐसे ऐसे बंदे आते हैं, वो लिख कर लेकर आते हैं और PIQ फॉर्म भरते हैं। वो क्या 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 SSB निकालेंगे वो, अगर उनको PIQ फॉर्म भरने के लिए, लिखने के लिए, बेसिक चीजें लिखने के लिए उनको याद करके आना पड़ेगा। ऐसा SSB नहीं निकल सकता। फिर आपको अपना नाम बताना है। नेम सिंपल लिखा है, मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट में जैसा नाम लिखा है वैसे ही नाम लिखना है, कैपिटल्स में लिखना है। उसके बाद फादर्स का नाम लिखना है, फादर्स का नाम भी जैसा मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट में लिखना है वैसे ही लिखना है, बिल्कुल सेम। इसमें डाउट मारने की कोई जरूरत ही नहीं है, किसी से पूछने की कोई जरूरत ही नहीं है। प्लेस ऑफ मैक्सिमम रेजिडेंस, जिस जगह पे आप सबसे ज्यादा रुके हो अभी तक, वो जगह के बारे में बताना है। कहाँ रुके हो, कौन से डिस्ट्रिक्ट में, कौन से स्टेट में, और वहां पर अप्रोक्सीमेटली क्या तादाद होगी। तो आपको उस प्लेस के बारे में पता होना चाहिए। अगर आप दिल्ली में रुके हो तो आपको दिल्ली के बारे में पता होना चाहिए, दिल्ली में कहाँ रुके हो, कितने साल रुके हो, 8 साल रुके हो, 10 साल रुके हो, तो दिल्ली की पॉपुलेशन क्या है, 5 करोड़ है, 6 करोड़ है, आपको पता होना चाहिए वहां दिल्ली में फेमस क्या है। ये सारी चीजें आपसे इंटरव्यूअर पूछ सकता है कि यार, यू हैव बीन स्टेइंग इन दिल्ली फ्रॉम 8 years, टेल मी समथिंग अबाउट दिल्ली। तो वो ऐसे ट्विस्ट मार के क्वेश्चन देगा आपको। तो ये सिंपल है, यहाँ पे आप अपना वो प्लेस लिख दोगे। फिर उसके बाद प्लेस ऑफ प्रेजेंट रेजिडेंस, अभी आप कहाँ से आए हो SSB में, अभी आप कहाँ रह रहे हो आजकल। ये दो डिफरेंट क्वेश्चन है। अभी तो आपको इस प्लेस के बारे में पता होना चाहिए कि अभी मैं कहाँ पे रह रहा हूँ, प्लेस ऑफ प्रेजेंट रेजिडेंस क्या है, इसमें भी वही चीज बतानी है आपको, अप्रोक्सीमेट पॉपुलेशन क्या है, ये सब क्या है। फिर आता है प्लेस ऑफ परमानेंट रेजिडेंस, परमानेंट आप कहाँ रहते हो, आपका गाँव कहाँ है, कहाँ से आप आए हो, ओरिजिनलिटीज, आपके एंसेस्टर्स कहाँ पर रहते हैं, वो परमानेंट रेजिडेंस। ये जरूरी ऐसा भी हो सकता है कि आपका प्लेस ऑफ मैक्सिमम रेजिडेंस और प्लेस ऑफ परमानेंट रेजिडेंस सेम हो, ये हो सकता है। भले ही आपका प्लेस ऑफ प्रेजेंट रेजिडेंस अलग हो, आप कहीं जॉब कर रहे हो घर से बाहर, ये हो सकता है। तीनों जगह सेम हो सकती है, ऐसा नहीं है कि अलग होगी, तीनों जगह सेम हो सकती है। वेदर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर और नॉट, यस होगा, आपकी किसी भी जगह पे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर होगा। फिर नेक्स्ट आता है, इसके बाद आपको ये डिटेल डालनी है अपने स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट के बारे में, कहाँ से आप आए हो। फिर आपका रिलीजन क्या है, कि ये कास्ट, कुछ डेट ऑफ बर्थ, अनमैरिड सिंगल, ये आप डाल दोगे। पेरेंट्स अलाइव, नो, यस, नो। हाँ, तो इसमें आपको अगर नो है तो इसमें आप लिख सकते हो व्हाट इज योर एज जब डेथ हुई थी उनकी, तो यहाँ पे एज मेंशन करनी है। इसमें भी क्वेश्चंस आपको पूछ सकता है इंटरव्यूअर, कोई कॉम्प्लेक्स नहीं होगा। अगर आप सच बताओगे तो कोई टेंशन नहीं है आपको, PIQ की टेंशन ही नहीं। आधे से लगा ज्यादा लोगों को ये टेंशन होती है कि वो PIQ में लिख क्या रहे हैं और वो उधर जाके क्या बोलेंगे। अगर वो झूठ लिखेंगे, अगर वो पर्ची में लिख कर लेकर आएंगे कि मैं यहाँ पर ये लिखूंगा, PIQ में ये मेंशन करूंगा, तो उनको प्रिपेयर भी करना पड़ेगा। सच रहो, इन सब चीजों को प्रिपेयर करो बिल्कुल बेसिक तरीके से। फिर आपको
पेरेंट्स, गार्डियंस एंड सिबलिंग ऑक्यूपेशन बताना है नीचे एज एप्लीकेबल, सबके बारे में बताना है, पेरेंट्स क्या करते हैं, फादर क्या करते हैं, एजुकेशन कितनी, उनकी ऑक्यूपेशन क्या है, इनकम क्या है। इससे आपका इंटरव्यूअर आपको जानना चाहता है कि आप मीडियोकर फैमिली से हो, आप कैसे रहे हो, आपका बचपन कैसा गुजरा है, इन सारी चीजों से जाना जाता है कि मदर भी जॉब करती है नहीं करती है, मम्मी हाउस वाइफ है, गार्डियंस आपके अगर गार्डियंस के साथ रहे हो तो ब्रदर सिस्टर क्या करते हैं, बड़े हो आप घर में, छोटे हो, ये सारी चीज जानना चाहता है। तो आपकी फैमिली अवेयरनेस याद रखना, इस कॉलम से आपकी फैमिली अवेयरनेस होनी चाहिए। पापा ने ये ऑक्यूपेशन करी, क्यों करी, इस ऑक्यूपेशन के बाद ये छोड़ी तो ये क्यों करी, मम्मी ने हाउस वाइफ क्यों रही, मम्मी ने जॉब क्यों नहीं करी कभी, भैया ने कहाँ से पढ़ाई करी, कितनी पढ़ाई करी, ये सारी बेसिक चीजें, हर एक चीज आपको क्यों क्यों लगा के ये सब चीज पता होनी चाहिए। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका, आपके रिगार्डिंग आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन। ये आपको कोई रटने की जरूरत नहीं है, लोग इसमें परसेंटेज याद करके ले जाते हैं कि मेरे को इतना परसेंटेज, वो जो आपका ओरिजिनल है वो आपको शो करना है। बस हाँ याद रखिएगा, ये सारी फुल नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन, बोर्ड, यूनिवर्सिटी, ये सब की डिटेल होनी चाहिए आपको। इंग्लिश मीडियम है, हिंदी मीडियम, आपकी यूनिवर्सिटी, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या रहा है वहाँ पर, आप बॉर्डर थे या डे स्कॉलर, डेली अप डाउन करते थे या वहाँ बोर्डिंग में रहते थे, ये सबको पता होना चाहिए। टेंथ कहाँ से करी, ट्वेल्थ कहाँ से करी, 10th से 12th आपकी परसेंटेज ड्रिप मारी है या आपकी परसेंटेज इंक्रीज हुई है, क्यों हुई है, आपने ग्रेजुएशन ये क्यों करी, ग्रेजुएशन में अगर ड्रॉप लिया है तो ड्रॉप क्यों लिया, ये सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। ये सारे क्वेश्चंस को आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि ग्रेजुएशन में परसेंटेज डिक्रीज हुई, क्यों हुई। इसमें सब लॉजिकली रीजनिंग है, ये धीरे धीरे हम कवर करेंगे अभी इंटरव्यू सेक्शन में। लेकिन आपको बेसिकली सब चीज डालनी है, सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, कुछ छुपाना नहीं है। अगर पोस्ट ग्रेजुएशन करी हुई है तो वो भी डालनी है इसमें, पोस्ट ग्रेजुएशन देखिए एसएसबी आए हो तो कोई गलत नहीं है इसमें। आपको टेंशन किसी चीज की नहीं, जो पीआईक्यू का सच है वो सच बताओ। फिर नेक्स्ट आता है इसके बाद आपकी एज क्या है, ईयर ऑफ मंथ, हाइट इन मीटर, वेट इन किलोग्राम, ये आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए। इसकी तो बहुत सही चीजें पता होना चाहिए। प्रेजेंट ऑक्यूपेशन, अगर आप कहीं जॉब कर रहे हो किसी कंपनी में, एंड प्रेजेंट मंथली इनकम कितनी है ये आप बता सकते हो अपना, इधर बताना है तो आपको, नहीं बताना तो कोई जरूरत नहीं, बट आपको पास रीजन होना चाहिए कि आप अभी कर क्या रहे हो। फिर एनसीसी ट्रेनिंग है तो उसके रिगार्डिंग इसमें आपको इन्फॉर्मेशन डालनी है। फिर यहाँ पर पार्टिसिपेशन गेम्स एंड स्पोर्ट्स, आपने जो भी गेम खेला है कभी भी वो इसमें डालिए, बट ये नहीं कि 2 महीने क्रिकेट खेला है गली नुक्कड़ में तो क्रिकेट डाल दिया। अगर आप रेगुलर क्रिकेट खेलते हैं, कैजुअल प्लेयर हैं, तो ये लिख के डाल दीजिए, पीरियड ऑफ ड्यूरेशन कैजुअल प्लेयर यहाँ डाल सकते हैं, आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट में आप कैजुअल प्लेयर डाल सकते हैं, गेम स्पोर्ट्स में कुछ भी डाल सकते हैं, फुटबॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, जो भी आप गेम खेलते हो। अगर आप खेलते नहीं हो, आपको कोई गेम देखते हो, आप किसी गेम को फॉलो करते हो तो वो भी आप डाल सकते हो। लेकिन आपको थोड़ा खेलने हिलने का तरीका होना चाहिए, आप फिजिकल फिट होने चाहिए ताकि लगे जब आप बोलो कि मैं खेलता हूँ। आप यहाँ पर बोल रहे हो कि मैं ये गेम खेलता हूँ और आपकी फिटनेस देख के उसको पता चल जा रहा है देख के कि आप तो यार लगते ही नहीं हो किसी तरीके से, एथलेटिक हो ही नहीं बिल्कुल। तो ये सब झूठ मत बोलना, बिल्कुल सच काम करना। अगर रिप्रेजेंट कर रखा है अपने स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज में तो बहुत अच्छी बात है। आपको उस गेम के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, कौन सा उस गेम को पर्टिकुलरली किस कंट्री में फॉलो करा जाता है, कौन सा वर्ल्ड एसोसिएशन उस गेम को कंडक्ट कराता है, कौन कौन से टॉप 5-10 प्लेयर्स हैं जो उसको खेलते हैं, कब से गेम स्टार्ट हुआ है, इंडिया में उसका क्या स्कोप है, ये सारी चीजें आपको ना बेसिकली पता होना चाहिए। फिर उसका नेक्स्ट आपका आता है हॉबीज एंड इंटरेस्ट। हॉबीज एंड इंटरेस्ट बहुत अलग चीज होती है दोनों, बिल्कुल। आपकी क्या हॉबी है, आप क्या करना चाहते हो, और इंटरेस्ट, आप जब कुछ आपको फ्री टाइम मिलेगा तो आप क्या करोगे, हॉबीज के लिए तो आप टाइम निकालते हो। तो ये दोनों चीज में डालना, ये कई लोग सुडोकू सॉल्विंग पजल, चेस, ये चीजें ठीक है, बट अब ये टाइम निकल गया है जब आप सुडोकू क्विज मास्टर अपने आप को बनाओगे। कुछ अच्छे अच्छे इंटरेस्ट लगाओ, ट्रैवलिंग लगाओ, एडवेंचर स्पोर्ट्स लगाओ। यहाँ से कहीं घूमने गए हो तो डालो, उस जगह के बारे में जानो, 3-4 जगहों के बारे में अगर घूमने गए हो और उसको आपने मेंशन कर रखा है तो बहुत अच्छा बात है। अगर आप एडवेंचरस पर्सन हो, आपको नॉलेज है जगह के बारे में, क्यों करते हो आप एडवेंचर। हॉबीज क्या है आपकी, हॉबीज स्केचिंग हॉबीज है, राइटिंग हॉबीज है, रीडिंग हॉबीज है, रीडिंग बुक्स बहुत अच्छी हॉबी है। अब बताओ, रीडिंग बुक्स है, पढ़ के जाओ, 5-6 बुक्स ही पढ़ लो भले ही, आपसे वो सारी बुक्स के बारे में थोड़ी ना पूछेगा इंटरव्यू वहां पे। 5-6 जॉनर्स की बुक्स पढ़ लो, समरी पढ़ लो, अच्छे से नॉलेज ले लो, ये बुक्स है तो हॉबीज इसमें डाल के जाओ भी आज की डेट से। पार्टिसिपेशन इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, कभी कहीं पार्टिसिपेट करा है तो उसमें लिख दीजिए डांस ग्रुप में पार्ट करा है, बैक स्टेज डांस करी है मैंने, ये किसी ये छोटे से
आर्टिस्ट का रोल मैंने करा है, ड्रामा प्ले करा है, कुछ भी एक्टिविटी जो आपको ये दिखाए कि आप इंट्रोवर्ट नहीं है, आप एक्सट्रोवर्ट हैं, आपने बहुत काम करे, आप हॉस्टल में मेस सेक्रेटरी बने हो, क्लास में मॉनिटर बने हो, ये ड्यूरेशन ऑफ पार्टिसिपेंट कब से कब तक बने हो, 1 साल 2 साल 3 साल, कोई अचीवमेंट है, कोई मेडल मिला है, आपने कोई ऑर्गेनाइज कराया है इवेंट, कॉलेज में स्कूल में कोई इवेंट ऑर्गेनाइज कराया है, टेक्निकल इवेंट हो गया, कल्चरल इवेंट हो गया, कुछ भी आपने कराया इसमें डालिए, अपना उस चीज के बारे में नॉलेज रखिए। बस ये इतना आपको सच्चाई दिखानी है अपने अंदर। फिर नेक्स्ट इसके बाद चॉइस ऑफ सर्विस क्या है, नेचर ऑफ कमीशन, आप किस में जा रहे हो ये उसमें एंट्री डालनी है, और यहाँ पर आपको लिखना है कितने सारे एसएसबीज अभी तक आपने दिए हैं, कितने चांसेस अवेल करें, तो क्लियर इसमें मेंशन करो। अगर 2 बार गए हो, 3 बार गए हो, एक आर्मी गए हो, एक नेवी गए हो, एक एयरफोर्स गए हो, 3 हो गई, 2 आर्मी गए हो, एक नेवी गए हो, 3 हो गई, ऐसे ऐसे क्लियर मेंशन करो कब गए हो, कब से कभी, सारी डिटेल आपके पास एक, इसके लिए आपको एक पेपर निकालना पड़ेगा। इसको ये सारी चीजें आपको लिखी होनी चाहिए एक जगह पे कि अगर मैं 5वीं बार आज जा रहा हूँ तो चौथी बार पहले की मेरी इन्फॉर्मेशन मुझे पता होनी चाहिए, और वही सारा आपको यहाँ पर शो करना है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो में मैंने आपको पीआईक्यू के बारे में बेसिक बताया। लोग रट्टा मार के पीआईक्यू ले जाते हैं, वो मत करना। बेसिकली जो आप अपने आप को शो करना चाहते हो, आपकी हॉबीज भले ही दो हो, रीडिंग और ट्रैवलिंग आपकी हॉबी हो, लेकिन आप रीडिंग भी अच्छा करो और ट्रैवलिंग भी अच्छा करो, नॉलेज दोनों में हो। वॉचिंग मूवीज, नेट सर्फिंग इज नॉट एन हॉबी, ये खाली दिमाग का उपज है। तो ये सब चीजें मत डालना, पर्ची मार के उधर लिख के ले जाने की जरूरत नहीं है। इससे आपका कॉन्फिडेंस आता है, डर डर के आप किसी कोने में बैठ के पीआईक्यू भर रहे हो कि निकाल के पर्ची अपना कि मेरी हॉबी ये है, मैं देख देख के लिख लूंगा और फिर उसके बारे में कुछ पढ़ लूंगा। ऐसे एसएसबी नहीं निकलती भाई, ये पर्सनैलिटी आपकी दिखा रही है। प्रिपरेशन घर में करो सारी, एसएसबी के दिन ले जाके कॉपी में वहां प्रिपरेशन नहीं होती, यहाँ करो 4 4 बार 5 5 बार, तो ऐसे निकलेगी आपकी एसएसबी। नहीं तो फिर बाकी आप बार बार अटेम्प्ट देते रहो, साल में 4 एसएसबी दो, कोई टेंशन नहीं है उसकी, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा मैंने इस वीडियो में आपको क्या बताया। बेसिकली सब कुछ क्लियर है, अपनी प्रिपरेशन करिए, इट्स वेरी हाई टाइम राइट नाउ। बहुत सारी एसएसबीज आ रही हैं।